हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में आज आप सभी लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। तो ये नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी को कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एम्पियर का कथन ध्यान दीजिए, यानी कि इस नियम का क्या कथन है, यानी कि क्या स्टेटमेंट है। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसके पहले जो आपको स्थिर वैद्युत पढ़ाया गया था, स्थिर वैद्युत में आपको बताया गया था गॉस का नियम, और यहाँ पर जो वैद्युत चुंबकत्व तो पढ़ रहे थे, इसमें आप एम्पियर का परिपथी नियम, ये दोनों जो है एक दूसरे के सदृश यानी कि समतुल्य होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत चुंबकत्व में जो है एम्पियर का परिपथी नियम, इसके अलावा जो है स्थिर वैद्युत में गॉस का नियम, ये दोनों जो है एक दूसरे के समतुल्य हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका कथन ध्यान दीजिए, इसके कथन के लिए आपको यहाँ पर सूत्र याद रखना है। ध्यान दीजिए, रेखीय समाकलन या फिर इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर रेखीय समाकलन किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का। याद रखिएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो है रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन के लिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं डी एल, यानी कि लंबाई के सापेक्ष यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका रेखीय समाकलन जो होता है, ये यहाँ पर धारा का जो है म्यू नॉट गुना होता है। जैसे कि धारा दी गई है, इसका जो है म्यू नॉट गुना होगा। तो ये यहाँ पर इसका कथन है। तो इस कथन को आपको लिखने के लिए याद रखना है, आप बताएंगे यहाँ पर कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, बंद परिपथ, इसका मतलब ध्यान दीजिए। इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कागज के तल के लंबवत जो है कोई एक तार दिया गया है। इस तार को हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, इस प्रकार से। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर आई, इस प्रकार से। और इसमें जो है यहाँ पर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ दिया गया है, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, ये वृत्तीय पथ है और इसकी जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं आर। और इस वृत्तीय पथ का जो केंद्र है, यानी कि ओ, इसी केंद्र पर जो है ये तार उपस्थित है। ध्यान दीजिए, जो तार दिया गया था वो इसी वृत्तीय पथ के केंद्र पर है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो वृत्तीय पथ दिया गया, तो ये एक बंद परिपथ हो गया। तो इस बंद परिपथ में ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक बिंदु P, और इस बिंदु P पर जो है अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें तो इस प्रकार से होगी। और स्पर्श रेखा जिस दिशा में होगी, उसी दिशा में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B होगा, इस प्रकार से। और यहाँ पर इसके लिए हम लोग एक अल्पांश लंबाई लेंगे डी एल, यानी कि यहाँ पर जो है अल्पांश लिया गया डी एल। इस पूरे वृत्तीय पथ का एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी एल और बी दोनों एक ही दिशा में है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही आपको बताना है, ध्यान दीजिए, कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो है चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है, वो उस बंद परिपथ द्वारा जो है घिरी नेट धारा यानी कि कुल धारा I का जो है म्यू नॉट गुना होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, वही यहां पर आप लिखेंगे इसमें, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, ध्यान दीजिए, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया गया? B। तो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा यहां पर आप बता सकते हैं I, क्योंकि नेट धारा यहां पर क्या है? I। तो नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार तो ये हो गया इसका कथन, यानी कि ये जो है यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम हो गया कि किसी भी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है, इसका रेखीय समाकलन जो है उस बंद परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो अगर यहाँ पर इसकी उपपत्ति यानी कि इसको अगर सिद्ध करना है आपको, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, उपपत्ति यानी कि इस कथन का आप सत्यापन किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें आपने एक तार माना था एक्स वाई, तो यही आप यहाँ पर लिखिए कि
माना कागज के तल के लंबवत तार XY है। सबसे पहले तो ये मान लिया गया कि कागज के तल के लंबवत जो है एक तार XY है, इस प्रकार से जिसमें I धारा जो है प्रवाहित हो रही। तो आप बताएंगे जिसमें प्रवाहित धारा I है, इस प्रकार से। इसके अलावा आपने माना यहाँ पर कि ये जो है एक R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है। तो आगे इसमें लिखेंगे कि माना R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O तार पर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो वृत्तीय पथ था इसका केंद्र O जो है वो इस तार पर है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र जो है O तार पर है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इस वृत्तीय पथ के बिंदु P पर जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे, तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो यहां पर ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, इसके लिए सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे B बराबर μ0 I बटे 2 पाई R, ये सूत्र होता है। तो ये यहाँ पर जो है इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण हो जाएगा। अब इसके बाद जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B है इसका हम लोग यहाँ पर रेखीय समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश रेखा समाकलन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो है पथ के अनुदिश हम लोग रेखा समाकलन करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र इससे लिखते हैं हम लोग B से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सदिश B, इसका रेखा समाकलन यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन dl। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा रेखा समाकलन। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब इसका रेखा समाकलन करेंगे हम लोग तो आपको एक सूत्र पढ़ाया गया है कक्षा 11 में। ध्यान दीजिए सूत्र ये होता है A डॉट B यानी कि सदिश A डॉट सदिश B बराबर होता है AB cos थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए A और B था, यहाँ पर क्या दिया गया है सदिश B और dl, और यहाँ पर ध्यान दीजिए बीच का कोण यहाँ पर क्या था थीटा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर B और dl दोनों एक ही दिशा में हैं। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे अब आप लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर हो जाएगा B dl cos थीटा। थीटा की जगह पे आपको प्रयोग करना है 0 डिग्री, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B और dl इन दोनों की दिशा एक ही है। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए B आप बाहर कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा dl cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, और 1 का आप इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप B का मान रखिए। तो जब B का मान आप यहाँ पर रखेंगे, इससे रखना है, ध्यान दीजिए B का मान आपको ये रखना है इसकी जगह, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फिर μ0 I बटे में हो जाएगा 2 पाई R, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl का मतलब है इस वृत्तीय पथ की लंबाई। ध्यान दीजिए dl था क्योंकि इस पथ का एक हम लोगों ने छोटा सा हिस्सा लिया था, dl का मतलब अल्पांश, तो यहाँ पर इस पूरे पथ का एक अल्प हिस्सा लिया गया था। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इस पूरे पथ की लंबाई की बात होगी। तो यहाँ पर ये एक वृत्ताकार पथ दिया गया है, और वृत्ताकार पथ की जो लंबाई होती है यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं परिधि, उसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है 2 पाई R। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है इंटीग्रेशन dl, इसका मतलब इस वृत्तीय पथ की लंबाई यानी कि परिधि, जिसका सूत्र होता है 2 पाई R, इतना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 पाई R से ये 2 पाई R जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन
सदिश बी dl, इसको हल करने पर इसका मान यहाँ पर ध्यान दीजिए बराबर यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई, बाकी ये दोनों कट गए। और यही आपको एम्पियर का परपथी नियम अभी आपको बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है वो पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार से जो है आप इस नियम का सत्यापन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी कि एम्पियर के नियम के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। तो पहले इसे मिटा देते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार। तो इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है एक अनंत लंबाई का धारावाही तार लिया गया है और इस तार में जो हम लोग मान लेते हैं कि I प्रबलता की विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है। इस तार से जो है R दूरी पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर इस तार से जो है R दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु है P। इसी बिंदु P पर जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो बिंदु P दिया गया है इसके परितः जो हम लोग एक R त्रिज्या के वृत्तीय पथ खींचेंगे। ध्यान दीजिए, इसके परितः जो है यहाँ पर ये R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ हो गया इस प्रकार से। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस प्रकार से, और इसके अलावा इस बिंदु पर जो अल्पांश लिया जाएगा dl, उसकी दिशा भी इस ओर होगी इस प्रकार से। यहाँ पर इसका केंद्र हम लोग मान लेते हैं O। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये एक अनंत लंबाई का धारावाही तार है। इस तार के कारण जो है बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस बिंदु P के परितः जो है यहाँ पर एक वृत्तीय पथ खींचा गया है और इस वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण समान होगा। याद रखिएगा, इस वृत्तीय पथ के जो है सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण है वो समान होगा। इसके अलावा बिंदु P पर जो है B और dl यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश dl ये दोनों जो है एक ही दिशा में है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से, परिपथी नियम से। तो ये नियम आपको भी बताया गया है, इंटीग्रेशन सदिश B dl बराबर होता है म्यू नॉट I, इतना आपको बताया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे चूंकि सदिश B और dl एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हैं, यानी कि सदिश B और जो dl है इन दोनों की दिशा एक ही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा, उसका मान कितना होगा 0 डिग्री होगा। याद रखिएगा, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। और आपको एक सूत्र बताया गया है, सूत्र होता है सदिश A डॉट सदिश B बराबर लिखते हैं AB cos थीटा। तो इसी सूत्र का यहाँ पर आपको यूज करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है सदिश B डॉट dl, तो इससे आप लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए इस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा B, इसके बाद हो जाएगा dl cos थीटा, थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का कोण क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। इसके बाद बराबर यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट I, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन B, आप यहाँ पर बाहर कर दीजिए। इसके बाद dl cos 0 का मान 1 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इसके बाद म्यू नॉट I, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन dl, इसका मतलब ध्यान दीजिए dl जो था वो एक अल्पांश था, तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे इस dl का, यानी कि इस पूरे वृत्तीय पथ की लंबाई, और वृत्तीय पथ की लंबाई का मतलब यहाँ पर इस वृत्तीय पथ की परिधि से है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा b, और इसकी जगह पे आप लिखेंगे अब 2 पाई r, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर है इस वृत्तीय पथ की लंबाई, यानी कि 2 पाई r, इतना हो जाएगा। बराबर में आएगा म्यू नॉट I, इतना हुआ। तो जब यहाँ से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे यानी कि B, तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा म्यू नॉट I और बटे में आ जाएगा 2 पाई r। तो ये यहाँ पर जो सूत्र आया है ये अनंत लंबाई के जो है धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इससे ज्ञात करेंगे।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा है यहाँ पर धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर शब्द आया है इस बार परिनालिका। तो याद रखिएगा, चीनी मिट्टी की जो बेलनाकार पाइप होती है उसे हम लोग बोलते हैं परिनालिका। याद रखिएगा, चीनी मिट्टी की बेलनाकार पाइप को परिनालिका बोला जाता है। और इसके ऊपर जो है तांबे का तार इस प्रकार से लपेटा जाता है कि सभी फेरे जो है वो पृथक यानी कि अलग अलग रहें। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर फिगर इसका, बेलनाकार पाइप, इसमें जो है चीनी मिट्टी की एक बेलनाकार पाइप होगी इस प्रकार से। इसी बेलनाकार पाइप को हम लोग बोलते हैं परिनालिका। इस पर जो तार लपेटा जाता है वो इस प्रकार से लपेटा जाता है कि सभी फेरे जो है एक दूसरे से अलग रहें। ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से जो है इस पर तांबे का तार लपेटा जाता है। इसमें यहाँ पर जो है बैटरी या फिर आप बोल सकते हैं शेल लगा होता है इस प्रकार से, ये प्लस ये माइनस। तो इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होगी प्लस वाले सिरे से, यानी कि आई प्रबलता की धारा इधर से प्रवाहित होगी। तो ध्यान दीजिए, धारा यहाँ से जाएगी इस तरफ से ऐसे, फिर वापस इधर आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी। तो इस प्रकार से इसमें जो है धारा प्रवाहित होती है और ऐसे वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये बेलनाकार पाइप देखिए चीनी मिट्टी की होती है और इस पर जो ये तार लपेटा गया है ये यहाँ पर तांबे का होता है। तो चीनी मिट्टी की बेलनाकार पाइप को हम लोग बोलते हैं परिनालिका। तो यहाँ पर हम लोग इसमें मान लेते हैं, ये मान लेना आपको जो कि परिनालिका है इसकी लंबाई यहाँ पर L है, इस परिनालिका की लंबाई L है और इसमें जो तार के फेरे लपेटे गए हैं इनकी संख्या हम लोग मान लेते हैं कैपिटल N। ये फेरों की संख्या हो गई। यहाँ पर जो तार के फेरे लपेटे गए हैं इनकी संख्या कितनी है, कैपिटल N। इसके अलावा जो है इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले तो आप यही लिख दीजिए इसमें कि माना परिनालिका की लंबाई स्मॉल l तथा लपेटे गए फेरों की संख्या कैपिटल N है। इसके बाद बताएंगे आप इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जा रही है। इतना हो गया। तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी प्रबलता है I। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है यहाँ पर कि माना केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B, याद रखिएगा केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है वो अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है B ये किन किन तथ्यों पर निर्भर करेगी, यानी कि यहाँ पर आप बताएंगे B प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको लिखना है B प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करेगी। तो इसे लिखेंगे आप B प्रोपोर्शनल टू I। इसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो फेरों की संख्या यानी कि कैपिटल N और इसके बाद बटे में लंबाई यानी कि L, जो परिनालिका की लंबाई थी कितनी थी वो L, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो N/L पर भी निर्भर करेगी। इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरणों को संयुक्त करने पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर जोड़ना नहीं है, इन्हें संयुक्त करना है। संयुक्त
करने पर, संयुक्त करने का मतलब यहाँ पर इसे जो है मिलाकर लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाएं पक्ष में दिया गया b, इसके बाद लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर हो जाएगा i इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा n और बट्टे में आ जाएगा l, तो इस प्रकार से मिला के लिख देना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती का चिन्ह लगा है, जब ये हटेगा तो इसमें एक नियतांक लग जाएगा, यानी कि इसे लिखेंगे आप b बराबर, जब ये हटेगा तो नियतांक लग जाएगा म्यू नॉट। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा n बट्टे l इंटू में आ जाएगा i, इतना आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये दिया गया है n बाई l, इससे आप लिख सकते हैं स्मॉल n, इससे आप बोलेंगे यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि लंबाई को 1 मान लिया गया है। तो अगर 1 मान लेंगे तो यहाँ पर n जो है स्मॉल n, इससे बोलेंगे आप प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो आप इसी सूत्र को ऐसा लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट n बाई l की जगह पे हो जाएगा स्मॉल n, यहाँ पर आ जाएगा i। तो इस प्रकार ये जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। याद रखिएगा, यहाँ पर जो धारावाही प्रणालिका दी गई है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी म्यू नॉट n i। n यहाँ पर जो है स्मॉल n, इससे आप बताएंगे कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया गया है ये केंद्र पर ज्ञात किया गया है। अगर यहाँ पर प्रणालिका के अक्ष पर यानी कि किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, किनारों पर इसको हम लोग मान लेते हैं बी एंड, यानी कि अक्ष पर। तो जो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है वो 1/2 गुणे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इंड बराबर 1/2 इंटू बी, इस प्रकार से। यानी कि जब इसमें आप मान रखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, फिर ध्यान दीजिए 1/2 बी का मान रख दीजिए जो भी ज्ञात किया गया था, यानी कि म्यू नॉट एन आई। यानी कि यहाँ पर इससे आप लिख सकते हैं बी इंड बराबर, यहाँ पर आएगा म्यू नॉट एन आई और बटे में हो जाएगा 2, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा बी इंड बराबर म्यू नॉट एन आई और बटे में 2। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि प्रणालिका के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी आधी जो है यहाँ पर अक्ष पर होती है। जो यहाँ पर केंद्र पर थी वो थी b बराबर म्यू नॉट एन आई, जो हम लोगों ने अक्ष यानी कि जो किनारों पर ज्ञात किया है प्रणालिका के, उसका मान आया म्यू नॉट एन आई बटे 2। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि प्रणालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो केंद्र की आधी होती है, इसीलिए यहाँ पर इसे लिख दिया गया बी इंड। इंड का मतलब याद रखिएगा यहाँ पर इसके किनारों से है, यानी कि इसके अक्ष से। आप चाहे तो यहाँ पर इसे बी सेंटर भी लिख सकते हैं, बी सेंटर का मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर ये बी इंड यानी कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।